हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हमारा टॉपिक चल रहा है एक तो मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल और मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक स्थल। तो मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक स्थल या विश्व धरोहर सूची के अंतर्गत जो भी स्थल आते हैं उनको हमने पिछले वीडियो में अच्छे तरीके से समझने का प्रयास किया। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल के अंतर्गत हमें कौन कौन से स्थलों का अध्ययन करना है इसको भी हमने एक फ्लो चार्ट के रूप में पिछले वीडियो में समझा था। उसके साथ ही मध्य प्रदेश में जो भी बौद्ध धर्म या जैन धर्म से संबंधित स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, उनको भी हमने पिछले वीडियो में देखा था। और उसके साथ ही हमने जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत गुफाएं और महल आते थे और जो किले आते थे उनको भी हमने पिछले वीडियो में देखा। अब इसके अलावा और भी पर्यटन स्थल जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत वह रह जाते हैं और उन्हें हम इस वीडियो के अंतर्गत समझने का प्रयास करेंगे। तो यदि हम मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों की बात करें तो उसमें प्रमुख स्थान पर आता है मांडू। मांडू जिसे मांडवगढ़ भी कहा जाता था, सादियाबाद भी कहा जाता था, जो स्थित है कहां पर? धार जिले में। कहां पर स्थित है? धार जिले में स्थित है। और धार जिला कहां? मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो मांडू को क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ जॉय अर्थात आनंद की नगरी भी कहा जाता है। इसकी उपमा है। इसे मांडवगढ़, मालवा का कश्मीर भी कहा जाता है। ध्यान रखिए, यहाँ पर क्या है, यह कुछ ऊंचाई पर है और ऊंचाई के कारण यहाँ पर सर्दी बनी रहती है, मौसम बहुत अच्छा होता है। क्योंकि आपको याद होगा कि मालवा की जो जलवायु है उसे सर्वोत्तम किस्म की जलवायु भी कहा गया है। इसलिए मालवा को क्या कहा जाता है, मांडू को क्या कहा जाता है? मालवा का कश्मीर भी कहा जाता है, मांडवगढ़ भी कहा जाता है, सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। इसे अबुल फजल ने पारस पत्थर की सौगात के रूप में भी प्रदर्शित किया है, अर्थात इसे पारस पत्थर की सौगात कहा है। साथ ही साथ इसे अफगानी वास्तुकला का साक्षी भी माना जाता है। तो इसकी उपमाएं हैं, आप ध्यान रखिएगा। मांडवगढ़ को किस किस नाम से जाना जाता है? मांडू को सिटी ऑफ जॉय, मांडवगढ़ मालवा का कश्मीर, पारस पत्थर की सौगात के साथ साथ अफगानी वास्तुकला का साक्षी के रूप में भी जाना जाता है। यह समुद्र सतह से 2100 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मांडू में जो भी किले हैं, इसमें जो किले हैं वह कितनी ऊंचाई पर हैं? 2100 फीट की ऊंचाई पर हैं। और ये कहाँ से हैं? समुद्र सतह से हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि कोई भी ऊंचाई है वह कहाँ से मापी जाती है? समुद्र की सतह से ही मापी जाती है। जगनिक ने जो रचनाएं की हैं और उन रचनाओं में सबसे प्रमुख रचना क्या है? आल्हा खंड है। और आल्हा खंड में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कलिंजर के दो योद्धा थे। कौन कौन से थे? आल्हा और उथल। उनके द्वारा विभिन्न लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। तो कितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई थी? 52 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, जिनका ओजमय शैली में आल्हा खंड में जगनिक ने वर्णन किया है। और इन 52 लड़ाइयों में से जो पहली लड़ाई थी वह कहाँ पर लड़ी गई थी? तो मांडू में ही लड़ी गई थी। होशंग शाह ने सबसे पहले मांडू को क्या बनाया था? अपनी राजधानी बनाया था और इसे सादियाबाद या सिटी ऑफ जॉय कहा था। मांडू के इतिहास में रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम गाथा आज भी प्रसिद्ध है। यह इन दोनों की प्रेम गाथा के रूप में जाना जाता है। बाज बहादुर कौन थे? जो अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। इन्होंने बाज बहादुर का रानी दुर्गावती से भी कई बार युद्ध हुआ था, लेकिन बाज बहादुर युद्ध में पराजित हो जाया करते थे। क्यों? क्योंकि वह अपनी प्रेमिका में ही लगे रहते थे। साथ ही साथ संगीत में इनको रुचि होने के कारण वह युद्ध क्षेत्र में ज़्यादा योगदान न देकर संगीत क्षेत्र में योगदान ज़्यादा दिया करते थे। जब अकबर की नज़र मांडू पर पड़ी, अकबर की नज़र मालवा पर पड़ी, तो अकबर ने जब यहाँ पर आक्रमण किया तो उसमें बाज बहादुर की पराजय हुई और बाज बहादुर को यह अपने साथ पकड़ के ले गया। और रानी जो रूपमती थी उन्होंने क्या कर लिया? जौहर कर लिया। फिर इनकी जो समाधि है वह अकबर ने बनवाई थी, सारंगपुर में बनवाई थी। और बाज बहादुर को कहाँ पर शामिल कर लिया था? अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया था, क्योंकि यह बहुत अच्छे संगीतज्ञ थे। और बात की जाए मांडू की, तो मांडू के जो महल हैं वह स्थित कहाँ पर हैं? तो वह विंध्याचल पर्वत श्रृंखला पर स्थित हैं। तो ये चीज़ें आपको डिटेल में याद रखनी है, क्योंकि 5 नंबर में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मांडू के विषय में लिखिए। तो मांडू के विषय में आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है, इसे किस किस नामों से जाना जाता है, साथ ही साथ यह कितनी ऊंचाई पर है और इसकी क्या विशेषता है। बात कर लेते हैं इसमें स्थित कुछ महलों की कि इसके अंतर्गत कौन कौन से महल आते हैं।
तो इसके अंतर्गत हिंडोला महल आता है। और हिंडोला महल का नाम हिंडोला इसलिए रखा गया है कि क्योंकि यहाँ की जो दीवारें हैं वह झूलती हुई प्रतीत होती हैं। कैसी, ये थोड़ी सी तिरछी हैं, इसलिए वह झूलती हुई प्रतीत होती हैं, इसलिए इसे हिंडोला महल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर दाई का महल है, जहाज महल है और परकोटा के 12 दरवाजे हैं। परकोटा में कितने हैं? 12 दरवाजे हैं, जिनमें से प्रमुख है जहांगीर दरवाजा, दिल्ली दरवाजा, रामपोल दरवाजा, इसके साथ ही साथ तारापुर दरवाजा और हाथीपोल दरवाजा। तो ये दरवाजे प्रमुख हैं। ऐसे यहाँ पर कौन से हैं, कितने दरवाजे हैं? 12 दरवाजे स्थित हैं। यहाँ पर रानी रूपमती का महल भी है, जो कि वर्तमान में यहाँ पर सैन्य प्रशिक्षण चौकी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। जामा मस्जिद, जामा मस्जिद जो किस शैली में निर्मित है? पख्तून शैली में निर्मित है। तो यहाँ पर जामा मस्जिद भी निर्मित है। तो ध्यान रखिएगा, ये जितने भी महल हैं, जितने भी दरवाजे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये पूछे जाते हैं कि प्रश्न सीधा आ जाता है कि मांडू के अंतर्गत कौन कौन से महल शामिल हैं, कौन कौन से नहीं हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि हिंडोला महल, दाई का महल, जहाज महल, परकोटा के 12 दरवाजे, जिनमें जहांगीर दरवाजा, दिल्ली दरवाजा, हाथीपोल दरवाजा, रामपोल दरवाजा, तारापुर दरवाजा प्रमुख स्थान रखते हैं। साथ ही साथ रानी रूपमती महल, बाज बहादुर महल और जामा मस्जिद जो कि पख्तून शैली में निर्मित है। होशंग शाह का मकबरा, होशंग शाह का मकबरा जो कि ताजमहल का निर्माण इसी की तर्ज पर किया गया था। इसे क्या पूर्वगामी भी कहा जाता है, अर्थात जो ताजमहल बनाया गया था वो होशंग शाह के मकबरे को देखकर ही बनाया गया था। यह पहली इमारत थी जो संगमरमर से निर्मित थी। इसके अलावा भी यहाँ पर नीलकंठ महल, असरफी महल, असरफी महल का निर्माण किसने करवाया था? महमूद खिलजी द्वारा करवाया गया था। लोहानी की गुफाएं, लाल बाग और विजय स्तंभ भी यहाँ पर स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर कौन कौन से महल, कौन कौन से मकबरे, कौन कौन सी इमारतें स्थित हैं। क्योंकि यह क्वेश्चन यदि 200 शब्दों में बन जाता है कि मांडवगढ़ के विषय में आप लिखिए, तो आपको बताना होगा कि इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं और इसके अंतर्गत कौन कौन से महल मकबरे शामिल हैं। एक बार प्रश्न पिछले परीक्षाओं में, मुख्य परीक्षा में पूछा भी जा चुका है, जिसके अंतर्गत सीधा आया था कि मांडवगढ़ के अंतर्गत आने वाली इमारतों का विश्लेषण कीजिए। तो उसमें आपको इन सभी को लिखना था। जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि मांडू के अवशेष व खंडहर रोम से भी बेहतर हैं, अर्थात रोम में जो खंडहर हैं उनसे भी बेहतर खंडहर हमारे मांडू में स्थित हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पचमढ़ी। पचमढ़ी जो कि प्राकृतिक स्थल है, प्राकृतिक धरोहर का स्थल है, जो कि होशंगाबाद के अंतर्गत आता है, होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है। पचमढ़ी, पचमढ़ी का अर्थ होता है 5 कुटिया, अर्थात यहाँ पर 5 गुफाएं हैं जहाँ पर पांडवों ने वनवास का 1 वर्ष गुजारा था और इन्हीं के आधार पर इन्हें यहाँ पर पांडव गुफाएं भी हैं और इन्हें पचमढ़ी कहा जाता है। यहाँ पर प्रमुख क्या क्या है? तो यहाँ पर हिल स्टेशन है। क्या है? हिल स्टेशन है, प्रियदर्शनी है, हांडी खोह है, जो कि ये घाटियाँ हैं। कौन कौन सी? प्रियदर्शनी और हांडी खोह, ये घाटियों के रूप में यहाँ पर स्थित हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर अप्सरा विहार, रजत प्रताप, राजगिरी, लांजीगिरी, आईने सरोवर, डचेस फॉल, जटाशंकर, छोटा महादेव, चौरागढ़, धूपगढ़, पांडव गुफाएं, धुआंधार, भ्रांति नीर जिसे डिरोथी डिप कहा जाता है और हाइपर केव, अर्थात ये हाइपर की गुफाएं हैं, ये सभी पचमढ़ी में ही स्थित हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पचमढ़ी के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो पचमढ़ी क्या है? एक हिल स्टेशन है और यहाँ पर यदि घाटियों की बात करें तो यहाँ पर प्रियदर्शनी घाटी और हांडी खोह घाटी प्रमुख हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर कुछ जलप्रपात हैं और कुछ चोटियां हैं जो महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। यहाँ पर राज्य की पुलिस प्रशिक्षणशाला भी स्थित की गई है। तो यदि पचमढ़ी के विषय में आपसे पूछा जाए तो पचमढ़ी के विषय में आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर है, इसका अर्थ क्या है और यहाँ पर क्या क्या स्थित है। उज्जैन की बात करें तो उज्जैन हिंदू धर्म में धार्मिक महत्व का स्थल है और यह बुंदेला, द बुंदेला आर्ट का उदाहरण है, अर्थात जो बुंदेला आर्ट थी, जो बुंदेली कला थी, उसका उदाहरण आपको उज्जैन में देखने को मिल जाता है। उज्जैन में जो भी मंदिर स्थित हैं वो किस नदी के तट पर स्थित हैं? तो वह क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित हैं। और उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैनी और अवंतिका था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था। तो उज्जैनी और अवंतिका इसका प्राचीन नाम था। इसे जो विक्रमादित्य थे, उज्जैन के राजा भी कहे जाते हैं, तो मध्य प्रदेश के जो राजा विक्रमादित्य थे, जिनके नवरत्नों में कालिदास शुमार होते थे, उनने इसे अपनी राजधानी भी बनाया था। साथ ही साथ इसे कालिदास नगरी और महाकाल की नगरी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश में एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग बनाया गया है, महाकाल की मंदिर है यहाँ पर, और उन्हीं के मंदिर के नाम पर इसे महाकाल की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ पर प्रत्येक 12 वर्षों पर सिंहस्थ अर्थात कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। कब किया जाता है? प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर
किया जाता है। यहाँ पर भारत की में जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, शिव की जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उसमें से एक ज्योतिर्लिंग स्थित है जो कि दक्षिणमुखी है। और ध्यान रखिएगा, इस नगर को जो उज्जैन है उसमें, और इसकी गणना भारत की सप्तपुरियों में भी की जाती है। जिस तरीके से भारत में 7 पुरियां हैं तो उनमें उज्जैन भी स्थान रखता है। यहाँ पर जो महाकुंभ है, सिंहस्थ कुंभ है, उसका जो आयोजन है वो कब किया जाता है? जब बृहस्पति सिंह राशि में आ जाता है, उस समय ही जो यहाँ पर सिंहस्थ मेला है वह भरा जाता है। इसी आधार पर इसे सिंहस्थ कहा जाता है, क्योंकि बृहस्पति सिंह राशि में आ जाता है। क्लियर हुआ? तो ये उज्जैन हुआ। उज्जैन के अंतर्गत बहुत सारे मंदिर स्थित हैं, उनको हम देख लेते हैं कि उज्जैन के अंतर्गत कौन कौन से मंदिर आते हैं। तो यहाँ पर महाकालेश्वर का मंदिर आता है, इसीलिए इसे महाकाल की नगरी भी कहा जाता है। और यह शंकर भगवान का एकमात्र दक्षिणमुखी शिवलिंग यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर भृतहरि की गुफाएं भी हैं। भृतहरि, मैं आपको पिछली बार भी बता चुका हूं कि भृतहरि उज्जैनी के शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के चंद्रगुप्त नहीं, उज्जैनी के शासक विक्रमादित्य के क्या थे? बड़े भाई थे। और इनके त्रयशतक बहुत ही प्रमुख हैं। इनकी साधना स्थली के लिए गुफाएं निर्मित की गई थी, जो कि परमार शासकों द्वारा कराई गई थी 11वीं सदी में। वह गुफाएं कहां पर हैं? उज्जैन में स्थित हैं। यहाँ पर संदीपनी आश्रम भी है और चित्रगुप्त मंदिर स्थित है, जहाँ पर श्री कृष्ण और बलराम और सुदामा ने बचपन में अपनी शिक्षाएं प्राप्त की थीं। यहाँ पर गोमती कुंड है, साथ ही साथ काल भैरव मंदिर और कालिया देव महल है। कालिया देव महल सूर्य को समर्पित है। इसका संबंध शेरशाह सूरी, जहांगीर और अकबर से भी रहा है, अर्थात उन तीनों शासकों का संबंध कालिया देव महल से रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर मतेंद्रनाथ का स्मारक भी स्थित है। तो क्लियर हुआ? इतने सारे स्मारक हैं, इतने सारे मंदिर हैं जो कि उज्जैन के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सीधे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि उज्जैन के अंतर्गत कौन कौन से मंदिर आते हैं। तो इसकी आपको विवेचना करनी होती है, इनको आपको लिखना होता है। बात कर लेते हैं अमरकंटक। अमरकंटक कहाँ पर आता है? अनूपपुर में आता है, और अनूपपुर में पुष्पराजगढ़ तहसील के अंतर्गत आता है। अनूपपुर जिला है मध्य प्रदेश के अंतर्गत, और इसकी पुष्पराजगढ़ तहसील के अंतर्गत क्या आता है? अमरकंटक आता है। अमरकंटक जहाँ से 3 नदियों का उद्गम माना जाता है। कौन कौन सी वो नदियाँ हैं? वो है नर्मदा, सोन और जोहिला। ये तीनों नदियाँ तीनों दिशाओं में जाती हैं। जो पश्चिम की दिशा में है, पश्चिम दिशा में कौन सी जाती है? नर्मदा जाती है। उत्तर की ओर सोन जाती है, और पश्चिम की ओर पूर्वी की ओर कौन चली जाती है? जोहिला चली जाती है। यहाँ पर प्रमुख हैं, क्या क्या प्रमुख हैं? तो यहाँ पर कुछ जलप्रपात हैं, जैसे कि कपिल धारा और दुग्ध धारा प्रमुख स्थान रखते हैं। फिर यहाँ पर मंदिर हैं, माई की बगिया, नर्मदा कुंड, सोन मुंडा, कबीर चौराहा, भृगु कमंडल, पुष्कर बांध और नवग्रह मंदिर और पातालेश्वर मंदिर। साथ ही साथ यहाँ पर मच्छेंद्रनाथ का मंदिर भी प्रमुख है, जिसका निर्माण कलचुरी काल में किया गया था। तो इतने सारे ये मंदिर हैं, ये जो अमरकंटक के अंतर्गत आते हैं। तो अमरकंटक यदि आपसे 5 नंबर में पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि अमरकंटक ऐसा स्थल है जो अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील के अंतर्गत आता है, जहां से 3 नदियों का उद्गम होता है। कौन कौन सी नदियां हैं? जो कि पश्चिम की ओर नर्मदा जाती है, उत्तर की ओर सोन जाती है और पूर्व की ओर जोहिला का उद्गम होता है। ये नदियां आगे की ओर चली जाती हैं। ध्यान रखिए, एक स्थल है जहां से 3 नदियां 3 दिशाओं में गमन करती हैं, निकलकर 3 दिशाओं में जाती हैं। यहां पर यदि प्रमुख मंदिरों की बात करें तो सबसे पहले हम जलप्रपात देख लेते हैं। तो यहाँ पर कपिल धारा और दुग्ध धारा जलप्रपात है। फिर मंदिर की बात करें तो यहाँ पर माई की बगिया है, नर्मदा कुंड है, सोन कुंड है, कबीर चौराहा है, भृगु कमंडल है, पुष्कर बांध है, नवग्रह मंदिर है, पातालेश्वर मंदिर है और मच्छेंद्रनाथ मंदिर स्थित है। और मच्छेंद्रनाथ जो मंदिर है उसका निर्माण कलचुरी कालीन शासकों द्वारा करवाया गया था। कलचुरी कालीन कला का बहुत प्रमुख उदाहरण है। बात कर लेते हैं खजुराहो के मंदिरों का। खजुराहो के मंदिरों को हम विशेष तौर पर पिछली वीडियो में देख चुके हैं, लेकिन उसके अलावा भी, क्योंकि यदि खजुराहो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछ लिया जाता है तो कुछ डिटेल्स इसकी आपके पास होनी चाहिए। तो खजुराहो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है और इसका निर्माण 950 से 1050 ईस्वी में चंदेल शासकों ने द्वारा करवाया गया था। यह क्या है? रति कीर्णा यहाँ पर दर्शाई गई है और मैंने कहानी पिछली वीडियो में ही बताई थी कि इनका निर्माण चंदेल शासकों द्वारा क्यों कराया गया था। इसे मूर्ति कला का तीर्थ कहा जाता है। बहुत ही फेमस प्रश्न है, कई बार पूछा भी जा चुका है, आगे पूछे जाने की संभावना भी है कि मूर्ति कला का तीर्थ किसे कहा जाता है। हमारे मन में आता है कि उज्जैन में बहुत सारी मूर्तियां हैं, बहुत सारे मंदिर, तो शायद उज्जैन मूर्ति कला का तीर्थ होगा। तो नहीं, मूर्ति कला का तीर्थ कौन है? खजुराहो है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियां बनाई गई हैं जो कि रति कीड़ा करते हुए दिखाई जा रही हैं। यहाँ पर मंदिरों की संख्या 85 थी, जो अभी 25 बची हुई है। ध्यान रखिए, अभी वर्तमान का जो डेटा है उसमें 23 हो चुका है।
ठीक है, पहले कितनी बची थी, 25 बची हुई थी। प्रारंभ में इसके प्रवेश द्वार में सोने के 2 खजूर की आकृति के तोरण द्वार बने हुए थे और उन्हीं के आधार पर इसे खजूरवाहक कहा जाता था और आगे चलकर इसका नाम खजुराहो पड़ गया। इसमें यदि हम दर्शनीय स्थल की बात करें कि कौन कौन से स्थल आते हैं जो कि प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में माने जाते हैं, तो इसे 3 भागों में बांटा जाता है, एक दक्षिण के समूह, एक पश्चिम का समूह और एक पूर्व का समूह। दक्षिण की समूह की बात करें तो दक्षिण के समूह में कौन कौन से मंदिर आते हैं, तो इसमें दूल्हादेव का मंदिर और चतुर्भुज मंदिर, ये 2 मंदिर समाहित किए जाते हैं। पश्चिम के समूह की बात करते हैं तो इसमें कंदरिया महादेव, 64 योगिनी, चित्रगुप्त मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, लक्ष्मण मंदिर और मतंगेश्वर मंदिर समाहित किए जाते हैं। और यदि हम पूर्व के समूह की बात करें तो इसमें पार्श्वनाथ मंदिर, छटाई मंदिर और आदिनाथ मंदिर समाहित किए जाते हैं। तो क्लियर हुआ। इसमें इस प्रकार से जो खजुराहो में मंदिर स्थित हैं इन्हें 3 श्रेणियों में रखा जाता है। कुछ मंदिर दक्षिण समूह में स्थित हैं, कुछ पूर्व समूह में स्थित हैं और कुछ उत्तर पश्चिम समूह में स्थित हैं। दक्षिण, पश्चिम और पूर्व में जिस तरीके से मंदिर स्थित हैं उनका एक क्या है, ग्रुप बनाया जाता है कि पश्चिम समूह में कौन से हैं, दक्षिण समूह में कौन से हैं और पूर्व समूह में कौन से हैं। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये प्रश्न पूछ लिया जाता है तो खजुराहो के अंतर्गत आने वाले मंदिरों की विवेचना कीजिए। तो आपको इस तरीके से वर्गीकरण करके उनको दर्शा देना है। विदिशा की बात करें तो विदिशा को भेलसा या वैश्यनगर के नाम से जाना जाता था और इसका प्राचीन नाम महामलिस्तान या मेवासा था। इसका प्राचीन नाम क्या था, महामलिस्तान या मेवासा। शुंग राजा अग्निमित्र की यह राजधानी भी रही विदिशा। और ध्यान रखिए इनसे पहले भी मौर्य काल के जो अशोक थे वह भी यहाँ पर रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारी स्थलाकृतियों का निर्माण करवाया है। इसमें ही हेलियोडोरस ने गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया था जो कि भागवत धर्म से संबंधित है और इसे खम्ब बाबा भी कहा जाता है। जो गरुड़ स्तंभ बनवाया था इसे खम्ब बाबा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है हेलियोडोरस का जो गरुड़ स्तंभ है सीधा आ जाता है गरुड़ स्तंभ। तो आपको पता होना चाहिए गरुड़ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, किस धर्म से संबंधित है और इसे क्या कहा जाता है। 3 नंबर में यदि पूछा जाए तो ये 3 डेटा आपको याद होने चाहिए। अब मध्य प्रदेश के पर्यटन के विकास के लिए या पर्यटन स्थल हैं उनके विकास के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने क्या क्या योजनाएं बनाई हैं, क्या क्या कार्यक्रम किए हैं, उन सभी को हम देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में जो पर्यटन स्थल हैं, ध्यान रखिए ये क्या लिखा हुआ है, स्थल है। तो जो पर्यटन स्थल हैं इनके विकास के लिए सरकार ने क्या क्या किया है, तो इसके स्थल के लिए, इसके निर्माण के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई। और कब की गई, 1978 में की गई, जिसके कार्यों को हम डिटेल्स में आगे देखेंगे। तो ध्यान रखिए सबसे पहले क्या बनाया गया, मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई। साथ ही साथ प्रथम पर्यटन नीति 1995 में बनाई गई और नई पर्यटन नीति जो वर्तमान में बनाई गई है वो कब बनाई गई है, 2016 में। तो जो पहले पर्यटन नीति बनाई गई थी वह पर्यटन के विकास के लिए बनाई गई थी। उसमें जो कमियां थीं उन्हें दूर करने के लिए उसके इसमें जो पर्यटक हैं, जो विदेश से पर्यटक आते हैं उनको आकर्षित करने के लिए कुछ नीतियों को अपनाया गया था। लेकिन समय बदलता गया और कुछ नीतियों में परिवर्तन करने की आवश्यकता महसूस हुई और 2016 में इसे पुनः परिवर्तन करके नई पर्यटन नीति के रूप में लागू किया गया। इको एवं एडवेंचर पर्यटन नीति 2000 में लाई गई। फिर हेरिटेज एवं पर्यटन नीति 2002 में लाई गई और उसके बाद मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट की स्थापना 2016 में की गई। तो इस तरीके से पर्यटन क्षेत्र में विभिन्न सुधार करने के लिए, जो पर्यटक हैं उनको आकर्षित करने के लिए, जो पर्यटनवासी हैं उनके लिए सुविधाएं प्रदान करने के लिए, साथ ही साथ जो पर्यटन स्थल हैं उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न विभिन्न समय पर बहुत सारी नीतियाँ लागू की गई। बात कर लेते हैं हम मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट। ध्यान लिख लीजिए कि ये देश विदेश के ट्रैवल एजेंटों को मध्य प्रदेश पर्यटन से जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया था ट्रैवल मार्ट का। ठीक है, चलिए ये जो जिनकी डिटेल यहाँ पर नहीं लिखी है उसको हम थोड़ा डिटेल्स में पढ़ लेते हैं क्योंकि यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा है। या तो आपसे सीधा प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि मध्य प्रदेश में पर्यटन स्थलों के विकास के लिए मध्य प्रदेश की क्या क्या नीतियाँ हैं, तो आपको उसके अंतर्गत इन सभी को समाहित कर लेना है। इसमें से हम कुछ को डिटेल में पढ़ लेंगे और कुछ का उद्देश्य मैंने यहीं पर आपको दर्शा दिया है। सबसे पहले हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना हम देख ही चुके हैं कब हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन स्थलों का विकास करना और उन्हें बढ़ावा देना, अर्थात जो पर्यटन स्थल हैं उनको और समृद्धशाली बनाना और अब इन्हें क्या करना है, बढ़ावा देना, ताकि बहुत सारे लोग यहाँ पर पर्यटन के लिए आएँ और यहाँ पर राजस्व का एकत्रण हो। इसके कार्य क्या क्या थे, तो इस नीति के तहत पर्यटन स्थलों में आवासीय गैर आवासीय इकाइयों का संचालन करना प्रमुख कार्य था।
तो इसमें क्या किया गया, जो आवासीय थे, जो गैर आवासीय थे, इन कार्यों का संचालन किया गया, इन इकाइयों का संचालन किया गया। साथ ही साथ पर्यटन स्थलों का अखिल भारतीय स्तर पर प्रचार प्रसार किया गया। इसके तहत क्या किया गया कि जो मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल हैं इसका अखिल भारतीय स्तर पर प्रचार प्रसार करना, ताकि बहुत सारे लोगों में इनके प्रति जागरूकता फैले। साथ ही साथ पर्यटन क्षेत्र से जुड़े ट्रैवल जो एजेंट हैं एवं विशिष्ट व्यक्तियों के लिए टूर का आयोजन कराना। टूर का आयोजन अर्थात उनको इन जो यहाँ पर विभिन्न पर्यटन स्थल हैं वहाँ पर टूर के द्वारा उनसे अवगत कराना, उनको आकर्षित करना, ताकि उनकी जानकारी उनके अंदर डालना, ताकि जानकारी उनको होगी तभी वो क्या करेंगे, दूसरे लोगों को भी यहाँ पर लाने का, इनके विषय में बताने का कार्य करेंगे। साथ ही साथ पर्यटन स्थलों की मॉनिटरिंग करना कि वहाँ पर क्या कमियाँ हैं, क्या सुधार किए जा सकते हैं। साथ ही साथ निगम द्वारा स्थलों पर खान पान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना, क्योंकि जो पर्यटन स्थल हैं कुछ प्राकृतिक होते हैं तो ऊंचाइयों पर स्थित होते हैं, तो वहाँ पर खान पान की समस्या आती है। तो निगम द्वारा क्या किया गया, खान पान की व्यवस्था करना भी इसके अंतर्गत समाहित किया गया। प्रचार प्रसार हेतु अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलनों में, ट्रैवल मार्ट आदि में भागीदारी करना। भागीदारी अर्थात सरकार द्वारा इसमें भागीदारी की गई, हमारे यहाँ के पर्यटन स्थलों से देश विदेश को जानकारी पहुँचाई गई। फिर पर्यटन नीति 2016 में, क्योंकि अब पुरानी पर्यटन नीति तो पुरानी हो चुकी है, उसके बाद नई पर्यटन नीति 2016 में आई थी, तो उसमें क्या परिवर्तन किए गए और उसमें क्या प्रावधान है उनको हम समझ लेते हैं। तो इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी से पर्यटन क्षेत्र में मुख्य फोकस करना, अर्थात अब क्या था कि निजी क्षेत्र को इसमें बढ़ावा देना था कि पर्यटन क्षेत्र में निजी क्षेत्र निवेश करे और वह भी फायदा ले और हमें भी फायदा पहुंचाए। तो इसके लिए निजी क्षेत्र को आकर्षण करने के लिए इसमें विभिन्न कार्यक्रम चलाए गए। साथ ही साथ पर्यटन स्थलों को अब वायु सेवा से जोड़ने का कार्य किया गया, ताकि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो लोग हैं वह सीधे ही इन पर्यटनों पर सरलता से पहुंच सकें। हेरिटेज ट्रस्ट की स्थापना की गई, जिससे पुराने महलों तथा किलों को होटल में परिवर्तित करने का दायित्व दिया जाएगा। हेरिटेज ट्रस्ट क्या हो रहा था कि जो पुराने किले थे, पुराने महल थे, ये अब धीरे धीरे क्या हो रहे थे, अपने अस्तित्व को खोते जा रहे थे। इनका देख रेख, इनका रख रखाव सही तरीके से ना हो पाने के कारण यह क्षतिग्रस्त होते जा रहे थे। तो इनका रख रखाव करने के लिए इन्हें होटल में परिवर्तित कर दिया गया, ताकि अब इन्हें संरक्षण भी प्रदान हो और लोग इसमें आकर रहने भी लगें। तो क्या किया गया, इसके लिए एक हेरिटेज ट्रस्ट की स्थापना की गई। अंतर्देशीय और विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए फोकस करना इसका मुख्य उद्देश्य था। पर्यटकों की सुविधा बढ़ाने के लिए इन्होंने पीपीटी मोड में कार्य करना चालू किया गया, जिसमें प्राइवेट और सरकारी दोनों को समाहित किया गया। पर्यटक गंतव्यों के आसपास पर्यटक आकर्षक के अन्य केंद्र भी विकसित किए गए। तो ये सभी इसके अंतर्गत रखे गए थे। पर्यटन नीति 2016 के अंतर्गत इन प्रावधानों को समाहित किया गया था, जिसके कारण जो पर्यटक हैं वो भारत मध्य प्रदेश के पर्यटन की ओर आकर्षित हों। अब हम बात कर लेते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की। पिछले वर्षों में प्रश्न पूछा जा चुका है, 100 शब्दों में पूछा गया था। आगे हम उम्मीद लगा सकते हैं कि 50 शब्द में इससे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो हम उस तरीके से इसको समझ लेते हैं। इसके विषय में जो भी जानकारियां हैं वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, ध्यान रखिए इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में की गई थी और स्थान है श्यामला हिल्स भोपाल, अर्थात ये कहाँ पर स्थित है, श्यामला हिल्स भोपाल में यह स्थित है। इसकी विशेषताएं क्या हैं, तो यह देश का सबसे बड़ा मानव संग्रहालय है। कैसा है, सबसे बड़ा मानव संग्रहालय है। ध्यान रखिए, देश का सबसे बड़ा मानव संग्रहालय जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल के श्यामला हिल्स में स्थित है, जिसका निर्माण कब किया गया था, 1985 में किया गया था। यह मानव सभ्यता के विकास की कहानी को प्रदर्शित करता है। साथ ही साथ यहाँ पर जनजातीय विकास एवं उनकी लोक कलाओं की विशेष प्रदर्शनियां और नमूनार्थ को रखा गया है। विशेष प्रदर्शनियां लगाई जाती हैं जिसमें इनके नमूनार्थों को प्रदर्शित किया जाता है। संग्रहालय क्या होता है, जहां पर पुरातात्विक अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए निर्मित किया जाता है, अर्थात वहां पर सुरक्षित रखा जाता है, उन्हें संग्रहालय कहा जाता है। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय अर्थात वहां पर मानव के अवशेषों से संबंधित जो भी साक्ष्य रखे गए हैं वह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के रूप में स्थित है। क्लियर हुआ। चलिए बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के हिल स्टेशन। मध्य प्रदेश में कौन कौन से हिल स्टेशन है, तो 3 हिल स्टेशन है, पचमढ़ी, पन्ना और अमरकंटक। अमरकंटक अभी वर्तमान में ही बना हुआ है, थोड़े समय पहले, वर्तमान अभी 2020-21 मत समझना, थोड़े से पहले बना हुआ है, लेकिन सबसे पहले बना था पचमढ़ी, फिर पन्ना और फिर अमरकंटक बना हुआ है। मध्य प्रदेश में इको टूरिज्म की बात करें तो मध्य प्रदेश में इको टूरिज्म कौन कौन से हैं, भोपाल है, रीवा है, जबलपुर है और इंदौर है। ये 4 क्षेत्र इको टूरिज्म के रूप में स्थित हैं। मध्य प्रदेश में जो इको टूरिज्म है इनको हम देख लेते हैं कि इन क्षेत्रों के अंतर्गत क्या क्या आता है।
तो भोपाल क्षेत्र, रीवा क्षेत्र, जबलपुर क्षेत्र और इंदौर क्षेत्र, मैंने तीनों चारों क्षेत्र बताए थे। भोपाल क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो भोपाल क्षेत्र के अंतर्गत पचमढ़ी, बनविहार, सांची और भीमबेटका आता है। ध्यान रखिए ये जो है ये रायसेन के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ये भोपाल क्षेत्र में ही शामिल किए जाते हैं, क्योंकि इको जो टूरिज्म क्षेत्र है इसका क्षेत्र क्या होता है, विस्तृत होता है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से पर्यटन क्षेत्र आ जाते हैं, पचमढ़ी, बनविहार, सांची और भीमबेटका। यदि हम रीवा क्षेत्र की बात करें तो इसके अंतर्गत चचाई जलप्रपात, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ओरछा, माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी और खजुराहो। अब ओरछा यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो निवाड़ी है वह भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो क्लियर है, निवाड़ी भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। जबलपुर के अंतर्गत कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो मंडला में है, डिंडोरी में है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, भेड़ाघाट और अमरकंटक, ये चीज़ें जबलपुर क्षेत्र के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। इंदौर की बात कर लेते हैं तो इंदौर में महेश्वर, खारमौर अभ्यारण्य, मांडू और झाबुआ, इन चीज़ों को शामिल किया जाता है। तो दोस्तों इन सभी के विषय में हम डिटेल्स में तो पढ़ चुके हैं। अब मान लीजिए मध्य प्रदेश में इको टूरिज्म 3 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो आपको क्या करना है, इको टूरिज्म के अंतर्गत ये क्षेत्र लिखने हैं। अब मान लीजिए यदि आपसे 5 नंबर में इको टूरिज्म पूछ लिया जाता है, तो आपको फिर इन क्षेत्रों का वर्गीकरण भी कर देना है। अब यदि आपसे 200 शब्दों में इको टूरिज्म पूछ लिया जाता है, तो इन क्षेत्रों को, सभी क्षेत्रों को हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं, चाहे वह पचमढ़ी हो, बनविहार हो, सांची हो, भीमबेटका हो, चचाई हो, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान हो, ओरछा हो, सबको। तो इन सभी की डिटेल थोड़ी थोड़ी सी 1-2 लाइनों में आपको कर देना है। तो इस तरीके से ये जो प्रश्न है वह सभी तरीके से आपका तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों मध्य प्रदेश के पर्यटन के अंतर्गत जितने भी फैक्टर आते हैं, जितने भी क्षेत्र आते हैं, उन सभी को हमने कवर करने का प्रयास किया है। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगली यूनिट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।